वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से हिंदी उपन्यासों का विकास इस सेक्शन के प्रश्नों को देखने वाले हैं। हमने इस सेक्शन से प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास इसे कंप्लीट कर लिया था, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास इसे भी कंप्लीट कर लिया था। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में हमने देखा था कि 8 वर्गीकरण है इसके, जिसमें पहला था सामाजिक और मानवतावादी उपन्यास, दूसरा था प्रकृतवादी उपन्यास, तीसरा था स्वच्छंदतावादी उपन्यास, चौथा है व्यक्तिवादी उपन्यास, पांचवा है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, छठा है सामाजिक यथार्थवादी प्रगतिवादी उपन्यास, सातवां है ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास और आठवां है आंचलिक उपन्यास। हम आज के इस वीडियो में सातवां टॉपिक ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास को प्रारंभ करने वाले हैं। इसके बाद हम आंचलिक उपन्यास वाला जो वर्गीकरण है उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास की, तो इसके अंतर्गत हमें वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, रांगे राघव, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद प्रकाश जैन, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, रघुवीर शरण मित्र, राजीव सक्सेना, शिव सागर मिश्र, नरेंद्र कोहली, वीरेंद्र कुमार जैन, इकबाल बहादुर देवसरे, मनु शर्मा, राम कुमार भ्रमर, शिव प्रसाद सिंह, जयशंकर द्विवेदी, डॉक्टर भोला शंकर व्यास, मेवाराम, शरद पगारे, आनंद शर्मा, बच्चन सिंह, आशा प्रभात, डॉक्टर सुधाकर अदीब, रंगनाथ तिवारी, डॉक्टर हेरम्ब चतुर्वेदी, डॉक्टर वीणा वत्सल सिंह, सुरेश कुमार शर्मा, इन सभी रचनाकारों की रचनाओं से अवगत होंगे। यानी इन्होंने जो कुछ भी ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास लिखा है उनके संबंध में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक है ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास। इसके अंतर्गत हमें वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, यशपाल, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद प्रकाश जैन, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, रघुवीर शरण मित्र और ये प्रमुख रूप से जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं उनसे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद की पीढ़ी के जितने भी रचनाकार हैं उनसे संबंधित हम उपन्यासों को भी देखेंगे, जिनमें राजीव सक्सेना है, शिव सागर मिश्र हैं, नरेंद्र कोहली हैं, वीरेंद्र कुमार जैन हैं, इकबाल बहादुर देवसरे हैं, मनु शर्मा हैं, राम कुमार भ्रमर हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं, जयशंकर द्विवेदी हैं, शरद पगारे, आनंद शर्मा, बच्चन सिंह, डॉक्टर भोला शंकर व्यास, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, मेवाराम, रंगनाथ तिवारी, आशा प्रभात, सुधाकर अदीब, डॉक्टर हेरम्ब चतुर्वेदी। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में अगर हम देखें तो इतिहास के अंचल में उन्होंने ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास से संबंधित कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, जिसके संदर्भ में हम अन्य उपन्यास को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास के विषय में रामचंद्र तिवारी ने क्या कहा है और ये होता क्या है। ठीक है, रामचंद्र तिवारी के शब्दों में अगर हम देखें तो इतिहास के अंचल में छिपने या अतीत जीवी होने की प्रवृत्ति सदैव पलायन वृत्ति का द्योतक नहीं होता। अतीत को वर्तमान से अधिक गौरवपूर्ण मानकर उसके पुनःस्थापन की प्रवृत्ति के साथ ही अतीत को वर्तमान का उपजीव्य बनाने, जीवन की नई व्याख्याओं को इतिहास के परिवेश में प्रस्तुत करने या इतिहास के घटना सत्य को जीवन रस से संपृक्त करके उसे नया अर्थ प्रदान करने की प्रवृत्तियां मिलजुल कर लेखकों को इतिहास की ओर ले जाती हैं। यानी अगर हम देखें तो ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास में जिस इतिहास का चित्रण अगर लेखक कर रहे हैं या उपन्यास कर रहे हैं तो उसका अर्थ पलायन वृत्ति से नहीं है। ठीक है, रामचंद्र तिवारी मुख्य रूप से इस ओर संकेत करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें रचनाकार इसमें ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास से संबंधित, वो है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का अगर हम देखें जन्मकाल तो 1889 में इनका जन्म है और 1969 में इनकी मृत्यु हुई है। संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखन में हिंदी साहित्य में सबसे अधिक सफलता किसे प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन सी मनमथनाथ गुप्त, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखन में हिंदी साहित्य में सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है वृंदावन लाल वर्मा को। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में वर्मा जी को
यानी वृंदावन लाल वर्मा जी को अपनी धरती से स्नेह है, किलों गढ़ियों, ध्वंसावशेषों, जनश्रुतियों और किंवदंतियों से प्रेम है। बुंदेलखंड की चप्पा चप्पा भूमि आपकी जानी पहचानी है। मध्यकालीन भारत में दबे बिखरे शौर्य को आपने बड़ी ममता से संजोया है। वर्मा जी मनुष्य के मंगल और कल्याण में विश्वास करने वाले कलाकार हैं। दूसरा प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास गढ़कुंडार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1936, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1950। तो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास गढ़कुंडार 1928 में प्रकाशित है। वृंदावन लाल वर्मा से संबंधित उपन्यासों की अगर हम बात करें तो इनके उपन्यास हैं गढ़कुंडार, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 है, विराटा की पद्मिनी प्रकाशन वर्ष 1936 है, झांसी की रानी प्रकाशन वर्ष 1946 है, कचनार प्रकाशन वर्ष 1948 है, मृगनयनी प्रकाशन वर्ष 1950 है, टूटे कांटे प्रकाशन वर्ष 1954 है, अहिल्याबाई प्रकाशन वर्ष 1955 है, भुवन विक्रम प्रकाशन वर्ष 1957 है, माधवजी सिंधिया प्रकाशन वर्ष 1957 है, रामगढ़ की रानी प्रकाशन वर्ष 1961 है, महारानी दुर्गावती प्रकाशन वर्ष 1964 है, कीचड़ और कमल प्रकाशन वर्ष 1964 है, सोती आग प्रकाशन वर्ष 1966 है, ललितादित्य और देवगढ़ की मुस्कान प्रकाशन वर्ष 1973 है। तो ये सभी उपन्यास ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास हैं और ये वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, वर्मा जी का लगाव और स्नेह मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र की भूमि से रहा है? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी ब्रज। वर्मा जी का लगाव और स्नेह मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र की भूमि से रहा है? सही उत्तर होगा बुंदेलखंड। अभी हमने देखा था रामचंद्र तिवारी के कथन में यह स्पष्ट था कि जो वर्मा जी हैं उनका बुंदेलखंड का जो उनकी जो भूमि है उसका चप्पा चप्पा वो उनके लिए वो जाना पहचाना है। तो बुंदेलखंड से संबंध है वर्मा जी का। अगला प्रश्न है, मृगनयनी जिसका प्रकाशन वर्ष 1950 है, उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी चतुर्सेन शास्त्री। सही उत्तर होगा वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा के अनुसार इतिहास का मुख्य प्रयोजन क्या है? ऑप्शन ए केवल मनोरंजन करना, ऑप्शन बी मनुष्य के विकास में सहायक होना, ऑप्शन सी राजनीतिक प्रचार करना, ऑप्शन डी केवल पुरानी घटनाओं को दोहराना। वृंदावन लाल वर्मा के अनुसार इतिहास का मुख्य प्रयोजन है मनुष्य के विकास में सहायक होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्मा जी की उपन्यास कला में संवादों यानी डायलॉग्स की क्या प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए वो बहुत लंबे और दार्शनिक वाक्य हैं, ऑप्शन बी केवल संस्कृतनिष्ठ शब्दावली है, ऑप्शन सी छोटे वाक्यों वाले नाटकीय संवाद हैं, ऑप्शन डी मूक और नीरस संवाद हैं। वर्मा जी की उपन्यास कलाओं में संवादों की प्रमुख विशेषता है छोटे वाक्य और नाटकीय संवाद शैली है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास 1946 में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए कचनार, ऑप्शन बी झांसी की रानी, ऑप्शन सी भुवन विक्रम, ऑप्शन डी टूटे कांटे। सही उत्तर होगा झांसी की रानी का प्रकाशन वर्ष है 1946। अगला प्रश्न है, वर्मा जी ने अपने उपन्यासों में ऐतिहासिक घटनाओं को किस दृष्टि से परखने का प्रयास किया है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक दृष्टि से, ऑप्शन बी केवल व्यक्तिगत दृष्टि से, ऑप्शन सी राष्ट्रीय दृष्टि से, ऑप्शन डी विदेशी दृष्टि से। वर्मा जी ने अपने उपन्यासों में ऐतिहासिक घटना को राष्ट्रीय दृष्टि से परखने का प्रयास किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इतिहास के तथ्यों की रक्षा, ऐतिहासिक घटनाओं की राष्ट्रीय दृष्टि से परखना और देखना, ऐतिहासिक भूगोल की सम्यक जानकारी, आदर्शवादी कथानायक और कथानायिकाओं की सृष्टि, वीरता और प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण, भव्य सृजनात्मक कल्पना से इतिहास के बिखराव को भर देने का कौशल, द्वंद्व और संघर्ष के बीच में शांति के क्षणों और प्रेम के मधुसिक्त कणों की सृष्टि, अद्भुत और रहस्यमयी स्थितियों की परिकल्पना, कथानायिकाओं में ईषत् लोकोत्तरता का संकेत, छोटे छोटे वाक्यों में कथा को गतिशील बनाने वाले नाटकीय संवादों की योजना, कथा सूत्रों को नाटकीय स्थितियों से सज्जित करते चलना आदि अनेक विशेषताएं मिलजुल कर वृंदावन लाल वर्मा की उपन्यास कला को गरिमा प्रदान करती हैं। तो अगर हम देखें तो ये सभी जो विशेषताएं हैं उपन्यास कला की विशेषता है किनकी? वृंदावन लाल वर्मा की।
अगला प्रश्न है, वर्मा जी के उपन्यासों के कथानायक और कथानायिकाओं का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन ए यथार्थवादी और स्वार्थी, ऑप्शन बी आदर्शवादी और उदात्त, ऑप्शन सी केवल काल्पनिक, ऑप्शन डी पूरी तरह से लोकोत्तर और अलौकिक। इसका सही उत्तर होगा आदर्शवादी और उदात्त इनकी कथानायक और कथानायिकाओं का स्वरूप रहता है। अगला प्रश्न है, वर्मा जी का वह कौन सा उपन्यास है जो उनके जीवन के अंतिम वर्षों 1973 में प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन ए विराटा की पद्मिनी, ऑप्शन बी सोती आग, ऑप्शन सी देवगढ़ की मुस्कान, ऑप्शन डी महारानी दुर्गावती। सही उत्तर होगा देवगढ़ की मुस्कान, इनके अंतिम वर्षों में प्रकाशित हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। बहुत स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मैं किताब से पढ़ाना स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो किताब से मैं नहीं पढ़ा सकती, यहाँ अपनी मजबूरी है। तो जो प्रश्न अगर हम देख रहे हैं, तो प्रश्न की अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो एग्ज़ाम में अगर हम बुक्स को पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको जानने के पर्पज़ से कर रहे हैं या फिर आपको सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, तो आप अपने पास ये किताब खरीद लीजिए, ठीक है। पहला जो सजेशन मेरे लिए है मैं आपको दूंगी वो यही है कि आप पुस्तक खरीद लीजिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि अगर हम एग्ज़ाम को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम जितने ज़्यादा प्रश्नों के हिसाब से उस चीज़ को समझ सके या उस चीज़ को जान सके, ठीक है। अगर मैं पैसेज फॉर्म में, अगर जैसे मान लो मैंने स्क्रीनशॉट प्रॉपर दे दिया यहाँ पे, और अगर पैसेज के फॉर्म में अगर मैं चीज़ों को पढ़ाने लगूँ तो क्या होता है कि अगर मैं 30 मिनट का भी वीडियो बनाऊँगी तो वो पैसेज के फॉर्म में जब चीज़ें रहती हैं तो ज़्यादा उबाऊ लगता है। तो कोशिश करना है कि हमको पढ़ना भी है और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि MCQs फॉर्मेट में हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो हमारा ये सेक्शन है, यानी जो भी मैं प्रश्न उत्तर बनाती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि अगर नंद किशोर आचार्य का अगर मान लीजिए एक पैसेज दे रखा है, ठीक है, और उसमें नंद किशोर आचार्य, जैसे अगर हम उपन्यास की ही बात करते हैं, ठीक है, तो उपन्यास वाले सेक्शन में जैसे अभी हमने वृंदावन लाल वर्मा का प्रश्न देखा, तो वृंदावन लाल वर्मा का जो ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास में जो भी सेक्शन दे रखा है, जिस तरीके से वो पुस्तक में आया है, मैं उसी रूप में MCQs को तैयार करती हूँ। ये नहीं कि 9वां क्वेश्चन वृंदावन लाल वर्मा से हो और 10वां क्वेश्चन फिर चतुर्सेन शास्त्री से हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर मैं 10 प्रश्न बना रही हूँ तो वो 10 प्रश्न वृंदावन लाल वर्मा के जो भी पैसेज दे रखे हैं उसी से प्रश्न बनाऊँ, ठीक है। और ये चीज़ ये भी है कि उस प्रश्न में अगर उनकी रचनाएं नहीं आ पाती हैं या कुछ भी इम्पॉर्टेंट तथ्य है, अगर ये पैसेज कम से कम अगर 10 लाइन की भी है तो कोशिश करते हैं उससे 5 प्रश्न बने, और जो 5 प्रश्न नहीं बन सकते हैं उनमें उनकी रचनाएं हो सकती हैं या फिर एक इम्पॉर्टेंट कथन हो सकता है। तो उस कथन को मैं एज इट इज़ यहाँ पे आपके सामने रख देती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे कि कोई भी अंश आपका यहाँ से छूटने वाला है, ठीक है। तो अगर आप MCQs फॉर्म में कर भी रहे हैं प्रश्नों को तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। और अगर आप इस चीज़ को देखना चाहें तो किसी की पुस्तक को ले सकते हैं या फिर आप स्वयं भी पुस्तक लेकर इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ तो यही है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम पैसेज फॉर्म में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो हाँ उबाऊ होगा और आपके लिए वीडियो और ज़्यादा लेंदी होगा, यानी कि 30 मिनट आपके लिए बहुत भारी होगा। लेकिन अगर हम जब MCQs फॉर्मेट में कर रहे हैं तो चीज़ों को समझना या चीज़ों को याद रखना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो इन 10 प्रश्नों में अगर हम देखें तो हमारा वृंदावन लाल वर्मा जी का जो सेक्शन है वो मैंने पूरा कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है। यानी एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हो और मैंने यहाँ पे उसको कवर ना किया हो, ठीक है। तो कोशिश आप भी अपनी साइड से कीजिए कि जिस तरीके से अगर मटेरियल मुझे मिल रहा है तो उसको हम यूटिलाइज़ किस तरीके से कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम को क्या चाहिए, ठीक है। ये एक चीज़ थी। अगला अगर हम देखें, अगले रचनाकार हैं ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यासकार में चतुर्सेन शास्त्री। इनका जन्म वर्ष है 1891 से 1960, ठीक है। तो 1891 इनका जन्म वर्ष है और 1960 इनका मृत्यु वर्ष है। हाँ, अगर मैं कुछ रचनाओं का यहाँ पे जन्म वर्ष नहीं दे रही हूँ तो इसका मतलब पुस्तक में भी नहीं दिया गया है, ठीक है। पुस्तक में अगर जन्म वर्ष है तो मैं उस सेक्शन को भी इस तरीके से यानी आपके सामने वो लिख देती हूँ, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर
वो नहीं ही है। ठीक है, आप उसे या तो किसी और पुस्तक से ढूंढने का प्रयास कीजिए। फिलहाल मेरा जो पूरा कह सकते हैं मोटिव है वो इस पुस्तक में जो कुछ भी जानकारी आपके काम की होगी मैं उन सब को इसमें कवर करने की कोशिश करूँगी। चतुर्सेन शास्त्री से संबंधित अगर हम प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है इनका, चतुर्सेन शास्त्री का बहुचर्चित उपन्यास वैशाली की नगरवधू किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1957। सही उत्तर होगा 1949 इसका प्रकाशन वर्ष है। वैशाली की नगर वधू का प्रकाशन वर्ष है 1949। अब जैसे अभी हमने नगर वधू का देख लिया प्रकाशन वर्ष, तो अब हम इसी सेक्शन में कोशिश करते हैं कि इनकी अन्य रचनाएं जो भी दे रखा है इस सेक्शन में, यानी चतुर्सेन शास्त्री के ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास से संबंधित जो पैसेज दे रखा है उसमें जो भी रचनाएं हैं उसको मैंने एक जगह यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन करेंगे तो आप अपना रचनाओं वाला पोर्शन, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब आप नोट्स तैयार करेंगे तो इस तरीके से नोट्स बनाना है कि आपके लिए वो जो प्रकाशन वर्ष वाला जो प्रश्न पूछा जाता है वो आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वैशाली की नगर वधू जो प्रश्न में भी था इसका प्रकाशन वर्ष है 1949। दूसरा जो इनका उपन्यास है वह है मंदिर की नर्तकी, प्रकाशन वर्ष 1951। तीसरा जो इनका उपन्यास है वह है सोमनाथ 1954, प्रकाशन वर्ष है आलमगीर 1954। धर्मपुत्र 1955, वयम रक्षामः 1955, सोना और खून 4 भाग 1957। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी ने अपने उपन्यासों में इतिहास के तथ्यों से अधिक किसे उत्पन्न करने की चेष्टा की है? ऑप्शन ए आदर्श रस, ऑप्शन बी यथार्थ रस, ऑप्शन सी इतिहास रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। शास्त्री जी ने अपने उपन्यासों में इतिहास के तथ्यों से अधिक किसे उत्पन्न करने की चेष्टा की है? सही उत्तर होगा इतिहास रस। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधू उपन्यास में लेखक ने किन 3 महान चरित्रों को एक साथ उपस्थित किया है? ऑप्शन ए कृष्ण, राम और अर्जुन, ऑप्शन बी वासुदेव, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अशोक, चंद्रगुप्त और चाणक्य, ऑप्शन डी अकबर, बिरबल और तानसेन। सही उत्तर होगा वैशाली की नगरवधू में उपन्यास लेखक ने 3 महान चरित्रों को एक साथ उपस्थित किया है, वो है वासुदेव, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार वैशाली की नगरवधू किस संघर्ष का एक गंभीर और रहस्यपूर्ण संकेत है? ऑप्शन ए राजा और प्रजा का संघर्ष, ऑप्शन बी विदेशी आक्रमण और भारतीय प्रतिरोध, ऑप्शन सी आर्य संस्कृति की पराजय और मिश्रित जातियों की प्रगतिशील संस्कृति की विजय, ऑप्शन डी शैव और वैष्णव मतों का विवाद। तो किस गंभीर और रहस्यपूर्ण संकेत को दिखाया गया है वैशाली की नगरवधू में? आर्य संस्कृति की पराजय और मिश्रित जातियों की प्रगतिशील संस्कृति की विजय को दर्शाया गया है। इसकी संक्षिप्त भूमिका में आपने लिखा है, यानी चतुर्सेन शास्त्री ने वैशाली की नगरवधू, ठीक है, वैशाली की नगरवधू की भूमिका में लिखा है इन्होंने। ये जो भूमिका है वो वैशाली की नगरवधू की भूमिका है। राइटर कौन है? चतुर्सेन शास्त्री। इन्होंने इसकी भूमिका में लिखा है कि यह सत्य है कि यह उपन्यास है, परंतु इससे अधिक सत्य यह है कि वह एक गंभीर रहस्यपूर्ण संकेत है जो उस काल के पर्दे के प्रति है जिसकी ओट में आर्यों के धर्म, साहित्य, राजसत्ता और संस्कृति की पराजय और मिश्रित जातियों की प्रगतिशील संस्कृति की विजय सहस्राब्दियों से छिपी हुई है, जिसे संभवतः किसी इतिहासकार ने आंख उधार कर देखा नहीं है। तो यह जो भूमिका में लिखा गया है, यह चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया है और ये किस पुस्तक की भूमिका में है? वैशाली की नगरवधू। तो आपके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, अब यहाँ जो ये कोटेशन था यह डालना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि यह हमारे रचना से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोमनाथ उपन्यास किस ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर लिखा गया है? ऑप्शन ए मुगलों का भारत आक्रमण, ऑप्शन बी 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट, ऑप्शन सी चालुक्य राजाओं का पतन, ऑप्शन डी काठियावाड़ का स्वतंत्रता संग्राम। सही उत्तर होगा 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट। इसका सही उत्तर होगा सोमनाथ काठियावाड़ के प्रभास पट्टन नामक समुद्र तटीय स्थल पर गुजरात के चालुक्य राजाओं द्वारा निर्मित
भारत प्रसिद्ध शिव मंदिर के महमूद गजनवी द्वारा 1024 ईस्वी में तोड़े और लूटे जाने की ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। तो सोमनाथ जो उपन्यास है यह भी चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है और यह महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था गुजरात के मंदिर पर, शिव मंदिर पर, उसकी ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सोमनाथ उपन्यास की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, इसमें गजनवी को केवल एक लुटेरा दिखाया गया है। ऑप्शन बी, इसमें महमूद गजनवी को एक कोमल हृदय प्रेमी मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन सी, यह पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। ऑप्शन डी, इसमें केवल युद्धों का वर्णन है। सही उत्तर होगा बी, इसमें महमूद गजनवी को कोमल हृदय प्रेमी मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, वयम रक्षामः उपन्यास में किन प्राचीन सभ्यताओं के साक्ष्य का उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए, चीन और जापान। ऑप्शन बी, मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन और यूनान। ऑप्शन सी, केवल भारतीय वैदिक सभ्यता। ऑप्शन डी, रोमन और ब्रिटिश सभ्यता। वयम रक्षामः उपन्यास में किन प्राचीन सभ्यताओं के साक्ष्य का उपयोग किया गया है? सही उत्तर होगा मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन और यूनान। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। वयम रक्षामः में वेद, ब्राह्मण, स्मृति, पुराण आदि के साथ ही मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, पर्सिया, यूनान आदि देशों की पुरातन कथाओं के सम्मिलित साक्ष्य पर देव, दैत्य, मानव, दानव, यक्ष, गरुड़, वानर, महिष आदि प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक रूप खड़ा करके अतीत रस की सृष्टि की गई है। अगला प्रश्न है, वयम रक्षामः उपन्यास की भाषा शैली किस महान संस्कृत रचना की याद दिलाती है? ऑप्शन ए, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन बी, बाणभट्ट की कादम्बरी। ऑप्शन सी, विभूति की उत्तर रामचरितम। ऑप्शन डी, दंडी की दशकुमार चरितम। सही उत्तर होगा बाणभट्ट की कादम्बरी। वयम उपन्यास की भाषा शैली किस महान संस्कृत रचना की याद दिलाती है? तो बाणभट्ट की कादम्बरी की याद दिलाती है। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी का कौन सा उपन्यास 4 भागों में प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन ए, वयम रक्षामः, आलमगीर, सोना और खून। ऑप्शन डी, धर्मपुत्र। सही उत्तर होगा सोना और खून 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, वयम रक्षामः में प्रागैतिहासिक जातियों के माध्यम से किस तत्व की सृष्टि की गई है? ऑप्शन ए, वर्तमान रस। ऑप्शन बी, भविष्य रस। ऑप्शन सी, अतीत रस। ऑप्शन डी, वैराग्य रस। सही उत्तर होगा अतीत रस की सृष्टि की गई है। अगले रचनाकार हैं यशपाल। यशपाल से संबंधित प्रश्नों को हम देख लेते हैं और यशपाल का यहाँ जीवन काल नहीं था, इसलिए मैंने भी यहाँ जीवन काल ऐड नहीं किया है। ठीक है, अगर आप ढूंढना चाहें तो आप ढूंढकर किसी पुस्तक से यशपाल का जीवन काल लिख सकते हैं। अगला इनसे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। यशपाल ने इतिहास के आधार का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया है? ऑप्शन ए, ऐतिहासिक तथ्यों की हूबहू नकल के लिए। ऑप्शन बी, मार्क्सवादी जीवन दर्शन की व्याख्या के लिए। ऑप्शन सी, राजाओं की प्रशंसा करने के लिए। ऑप्शन डी, केवल प्राचीन भाषा के प्रदर्शन के लिए। तो यशपाल ने इतिहास के आधार का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया है? सही उत्तर होगा मार्क्सवादी जीवन दर्शन की व्याख्या के लिए। अगला प्रश्न है, दिव्या की भूमिका के अनुसार यशपाल ने इतिहास के मंथन से प्राप्त किस रत्न को सबसे प्रकाशमान माना है? ऑप्शन ए, मनुष्य केवल एक भोक्ता यानी विक्टिम है। ऑप्शन बी, इतिहास एक रहस्यमयी माया है। ऑप्शन सी, मनुष्य भोक्ता नहीं बल्कि करता है। ऑप्शन डी, राजा ही इतिहास का निर्माता है। सही उत्तर होगा सी, मनुष्य भोक्ता नहीं बल्कि करता है। दिव्या की भूमिका के अनुसार यह तथ्य यशपाल ने निकाला है। इतिहास के मंथन से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यशपाल ने दिव्या की भूमिका में लिखा है। अब आपके लिए यह कथन भी महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि यह किसी रचना की भूमिका से संबंधित प्रश्न है। यशपाल ने दिव्या की भूमिका में लिखा है, इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है। अगर सिर्फ इतना सा ही कोटेशन अगर डाल दिया जाए और प्रश्न पूछा जाए कि यह कथन किसका है, इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? यशपाल। अगर ये ना पूछा जाए कि कौन सी कृति में है या कुछ भी, तो सिर्फ अगर रचनाकार का ही नाम पूछा जाए तो हमारे लिए ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जो दिव्या की भूमिका में यशपाल ने लिखा है वो लिखा है, इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है। इतिहास के मंथन से प्राप्त अनुभव के अनेक रत्नों में सबसे प्रकाशमान है
मनुष्य भोगता नहीं करता है। संपूर्ण माया मनुष्य की ही क्रीड़ा है। मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख वह विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही उसे बदल भी देता है। इसी सत्य को अपने चित्रमय अतीत की भूमि पर कल्पना में देखने का प्रयत्न दिव्या है। ठीक है, तो यह जो दिव्य है यह इसी प्रयत्न को देखने का कह सकते हैं, इसी प्रयत्न को कल्पना में देखने का प्रयास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशपाल के अनुसार मनुष्य से बड़ा केवल क्या है? ऑप्शन ए ईश्वर और उसकी शक्ति, ऑप्शन बी प्रकृति और उसके नियम, ऑप्शन डी उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका रचा हुआ विधान, ऑप्शन डी केवल राजसत्ता और सेना। सही उत्तर होगा उसका अपना विश्वास और उसका रचा हुआ विधान। अगला प्रश्न है, उपन्यास अमिता में इतिहास की तुलना में किस तत्व की प्रधानता है? ऑप्शन ए राजनीतिक तथ्यों की, ऑप्शन बी युद्ध के आंकड़ों की, ऑप्शन सी कल्पना की, ऑप्शन डी पुरातात्विक साक्ष्यों की। सही उत्तर होगा उपन्यास अमिता में इतिहास की तुलना में किस तत्व की प्रधानता है? सही उत्तर होगा कल्पना की। अगला प्रश्न है, अमिता उपन्यास की पृष्ठभूमि में कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, ऑप्शन बी सम्राट अशोक का कलिंग पर आक्रमण, ऑप्शन सी सिकंदर का भारत पर आक्रमण, ऑप्शन डी बिंदुसार का शासनकाल। सही उत्तर होगा अमिता उपन्यास की पृष्ठभूमि में सम्राट अशोक का कलिंग पर आक्रमण यह महत्वपूर्ण घटना है। अगला प्रश्न है, उपन्यास के अनुसार अमिता किसकी पुत्री है? ऑप्शन ए सम्राट अशोक की, ऑप्शन बी कलिंग नरेश करवेल की, ऑप्शन सी बिंदुसार की, ऑप्शन डी एक सामान्य नागरिक की। अमिता पुत्री है कलिंग नरेश करवेल की। अगला प्रश्न है, अमिता उपन्यास में सम्राट अशोक अपनी विजय यात्रा अपूर्ण क्यों छोड़ देते हैं? ऑप्शन ए क्योंकि उनकी सेना थक गई थी, ऑप्शन बी क्योंकि अमिता की सरलता और सहज प्रश्नों पर वे मुग्ध हो गए थे, ऑप्शन सी क्योंकि कलिंग की सेना बहुत शक्तिशाली थी, ऑप्शन डी क्योंकि उन्हें दूसरे राज्य से युद्ध का संदेश मिला था। सही उत्तर होगा बी क्योंकि अमिता की सरलता और सहज प्रश्नों पर वे मुग्ध हो गए थे। अगला प्रश्न है, यशपाल ने अमिता के माध्यम से किस पर किसकी विजय दिखाई है? ऑप्शन ए राजसत्ता पर धर्म की विजय, ऑप्शन बी हिंसात्मक प्रवृत्ति पर शिशु सुलभ सहज मानवीय प्रेम की विजय, ऑप्शन सी वीरता पर कायरता की विजय, ऑप्शन डी इतिहास पर वर्तमान की विजय। सही उत्तर होगा हिंसात्मक प्रवृत्ति पर शिशु सुलभ सहज मानवीय प्रेम की विजय। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। लेखक के मन में एक सत्य है जिसे वह अतीत की पटभूमि पर कल्पना द्वारा चित्रित करना चाहता है। अमिता में भी इतिहास की अपेक्षा कल्पना ही प्रधान है। इतिहास इतना ही है कि अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी। ठीक है, अभी हम अमिता उपन्यास जो है इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। अमिता में भी इतिहास की अपेक्षा कल्पना ही प्रधान है। इतिहास इतना ही है कि अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी, शेष सब कुछ काल्पनिक है। अमिता कलिंग नरेश करवेल की पुत्री है। करवेल की मृत्यु के बाद उसे ही राज सिंहासन प्राप्त होता है। अशोक कलिंग पर दूसरी बार चढ़ाई करता है। बालिका अमिता सम्राट अशोक से कहती है, तुम अशोक हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम प्रजा से क्यों छीनते हो? क्या तुम्हारे पास खाने को नहीं है? क्या तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है? क्या तुम्हारे पास खिलौने नहीं हैं? तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास सब कुछ है, आओ हम तुम्हें देंगे। सम्राट अशोक अमिता की सरलता पर मुग्ध होकर अपनी विजय यात्रा अपूर्ण छोड़ देते हैं। यहाँ भी लेखक ने हिंसात्मक प्रवृत्ति पर शिशु सुलभ सहज मानवीय प्रेम की विजय दिखाई है। तो इस रूप में यह जो उपन्यास है वह हमको दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशपाल ने दिव्या उपन्यास को अपने किस प्रकार के अतीत की भूमि पर देखने का प्रयत्न किया है? ऑप्शन ए अंधकारमय अतीत, ऑप्शन बी चित्रमय अतीत, ऑप्शन सी कलुषित अतीत, ऑप्शन डी मृत अतीत। सही उत्तर होगा चित्रमय अतीत। अगला प्रश्न है 10वां, इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन ए आत्मविस्मरण,
ऑप्शन बी आत्मविश्लेषण, ऑप्शन सी आत्ममुग्धता, ऑप्शन डी आत्मसमर्पण। हमने जो दिव्या की भूमिका थी उसमें यह जो प्रश्न है वह देखा था कि चतुर्सेन शास्त्री ने उसके संदर्भ यशपाल ने उसके संदर्भ में कहा था। ठीक है, तो आत्मविश्लेषण इसका सही उत्तर होगा, बी इसका सही उत्तर है आत्मविश्लेषण। ठीक है, इस प्रश्न को मैंने महत्वपूर्ण भी आपको कहा था कि ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। राहुल सांकृत्यायन से हम अगले वीडियो में प्रश्नों को देखेंगे।